चांदनी शौक में ही थी कि तभी शालिनी की नज़र उस पर पड़ती है और वो भी कंफ्यूज हो जाती है। शालिनी चांदनी से पूछती है, क्या हुआ? चांदनी सामने की ओर इशारा करती है। शालिनी चांदनी के इशारे की ओर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय दो लड़कों के, जो एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े आपस में बातें कर रहे थे। शालिनी फिर चांदनी से पूछती है, कुछ भी तो नहीं है वहाँ? वो लड़के देख रही है। चांदनी की बात सुन शालिनी की नज़र भी उन दोनों लड़कों पर जाती है और वो कहती है, हाँ तो? चांदनी कहती है, ये दोनों मुझे कल रात जंगल वाले रास्ते पर मिले थे जब मैं बेहोश हो गई थी। शालिनी कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा तो ये हैं वो दोनों जिसने तेरी मदद की थी। वाह यार, लड़के तो बड़े हैंडसम हैं और आदत के भी अच्छे हैं। अकेली लड़की देखकर भी इनकी नीयत नहीं बिगड़ी। आज के टाइम में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? शालिनी की बात सुन चांदनी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। शालिनी उसे छेड़ते हुए कहती है, अरे अब तुझे क्या हुआ? तेरी ये गाल टमाटर की तरह लाल क्यों हो रही है? तू ना अपना दिमाग मत चला, चल अब यहाँ से, वरना वो देख लेंगे। देख लेंगे तो क्या हुआ, ये तो और भी अच्छा है, इसी बहाने मेरी मुलाकात जो हो जाएगी। शालिनी की बात सुन चांदनी उसे घूरकर देखने लगती है और फिर कुछ नहीं कहती। इससे पहले कि ऋतिक की नज़र उन दोनों पर पड़ती, शालिनी चांदनी को लेकर हवेली की ओर चली जाती है। जिन दो लड़कों की ये बातें कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अमर और ऋतिक थे। वे दोनों सुबह सुबह शहर पर निकले थे। करण ने उन्हें बताया था कि मैदान के पास ही एक भव्य मंदिर बना हुआ है, इसलिए दोनों यहाँ चले आए। आखिरकार वे दोनों ठहरे इंसान। कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, इंसान का भगवान की आस्था से मन हटता जा रहा है, जिसके कारण इन दोनों ने मंदिर के अंदर जाने के बजाय बाहर से ही खड़े दर्शन कर लिए। ऋतिक अमर से कहता है, ये जगह तो काफ़ी सुंदर है, चारों ओर हरियाली और ठंडी हवा। शहर की भीड़भाड़ से दूर ये लोग यहाँ पर कितने सुख शांति से रहते हैं। ये सामने वाला मंदिर तो काफ़ी ऊर्जावान है। मुझे यहाँ तक किसी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है। अमर कहता है, हाँ इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ ऐसी ऊर्जा फैली होती है। चल आजा, मंदिर के अंदर चलते हैं। ऋतिक हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वे दोनों मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही उन दोनों को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। आसपास की पॉजिटिव एनर्जी से उनका मन एकदम शांत हो गया था। जल्द ही वे दोनों गर्भगृह में पहुंच जाते हैं और शिवलिंग के आगे अपना माथा टेक लेते हैं। वहीं पास ही में एक पुजारी वहां रखे चढ़ावे को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने भगवा रंग का कुर्ता और धोती पहनी हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। जब उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ती है तो वो उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को पहले कभी यहाँ नहीं देखा। जी पुजारी जी, हम कल ही यहाँ आए हैं, ऋतिक जवाब देते हुए कहता है और पुजारी जी हामी में अपना सिर हिला देते हैं। अमर कहता है, ये मंदिर समान मंदिरों से काफ़ी अलग है। इस मंदिर में से एक अलग ही दिव्यता झलकती है। अमर की बात सुन पुजारी जी के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आती है और वो कहता है, लगता है तुम्हें शास्त्रों के बारे में काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है वही ये बात बोल सकता है। हाँ तुमने सही कहा, ये मंदिर सामान्य मंदिरों से काफ़ी अलग है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 200 साल पहले हुआ था। पुजारी जी की बात सुनकर दोनों शौक हो जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि ये मंदिर 20 या 30 साल पुराना होगा, लेकिन ये तो 200 साल पुराना है। उन दोनों के शौक चेहरों को देख पुजारी हंसते हुए उनसे कहता है, तुम इस मंदिर की चमक पर मत जाओ। इस मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए हर साल इस मंदिर पर बहुत सी धनराशि का उपयोग होता है, इसलिए एकदम नए जैसा लगता है। ऋतिक और अमर को पुजारी की बात समझ आ जाती है
और वो हामी में अपना सिर हिला देते हैं। उसके बाद वे दोनों पुजारी को प्रणाम कर मंदिर से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हवेली के हॉल में एक अधेड़ उम्र का आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसने काले रंग का कुर्ता और काले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी। उसका रोब ऐसा था जैसे किसी अमीर खानदान का श्रेष्ठ हो। उसके सामने ही एक आदमी जिसका नाम मोहन था सर झुकाए खड़ा था। अधेड़ उम्र का आदमी मोहन से कहता है, पता चला कौन थे वे दोनों? मोहन जवाब देते हुए कहता है, जी ठाकुर साहब, वो दोनों पास ही के शहर से यहाँ आए हैं। अच्छा, जरा नाम बताना क्या है उन दोनों का? जी, वो मोहन हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है। बेचारा नाम कहाँ से बताए, उसने तो पहली वाली बात ही झूठ बोली थी। उसे तो उन दोनों के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन हमारे ये भाई साहब तो अपना दिमाग हवेली में ही छोड़ कर गए थे। ठाकुर साहब गुस्से के साथ मोहन से कहता है, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अकल क्या घास चरने गई थी तेरी? कोई बाहर वाला हमारे गांव में घुस सकता है और हमें कानो कान खबर नहीं हुई। अभी जाओ और पता करो वे दोनों कौन हैं और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जी ठाकुर साहब। इतना कहकर मोहन जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है। तभी वहां शालिनी आ जाती है और अपने पापा से कहती है, क्या हुआ पापा, आप काका पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एक काम करने को दिया था और उस नालायक ने वो भी नहीं किया। कैसा काम? मैंने सुना है कल रात 2 शहरी हमारे गांव में घुस आए हैं। बस उसी सिलसिले में से बात हो रही थी। खैर तुम बताओ, तुम तो मंदिर गई थी ना? जी पापा, मैं अभी मंदिर से होकर आई हूँ। उसके बाद शालिनी वहाँ से चली जाती है। उसके मन में अपने पापा की कही बात घूम रही थी और वो खुद बड़बड़ाती है, कहीं पापा उन दोनों की बात तो नहीं कर रहे। तभी चांदनी शालिनी के पास आती है और उसकी बड़बड़ाहट को सुनकर उससे पूछती है, किसकी बात? चांदनी को सामने देख शालिनी मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, तेरे साधन की। तू भी ना कुछ भी बोलती है, मैं सच कह रही हूँ। तुझे पता है पापा उन दोनों को हवेली में बुलाया है। किन दोनों को? अरे वही दोनों जो तुझे उस रात मिले थे। तेरे पापा ने उन्हें बुलाया है, पर क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। जब वो आएंगे तो खुद पूछ लेना। मैं क्यों पूछने लगी भला? वो आए या जाए, मेरा उससे क्या मतलब? अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत हो, बस मजाक कर रही थी। इधर ये दोनों लड़कियां आपस में खिचड़ी पका रही थी तो वही ऋतिक और अमर वापस घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में ही उन्हें करण और रोमियो मिल जाते हैं। करण उन दोनों से कहता है, अच्छा हुआ तुम तो यही मिल गए, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। अमर कहता है, क्यों, कोई काम है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं है, हम तो बस। करण अभी अपनी बात पूरी करता तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जब वे चारों आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो उन्हें एक काला और मोटा आदमी उनकी ओर आते हुए दिखाई देता है। ये मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि मोहन था। मोहन उनके पास आकर उनसे कहता है, कल रात जो शहरी आए थे वो तुम लोग ही हो ना? ऋतिक कहता है, हाँ हम ही हैं, आप कौन? मोहन अपना सीना चौड़ा करते हुए जवाब देता है, मैं यहाँ के सरपंच का सबसे वफादार नौकर हूँ। तुम लोग अभी मेरे साथ हवेली चलो, ठाकुर साहब ने तुम्हें याद किया है। मोहन की बात सुन ऋतिक कंफ्यूजन के साथ करण की ओर देखता है। ऋतिक को कंफ्यूजन देख करण मोहन से कहता है, ठीक है हम आते हैं। अमर करण से पूछता है, ये ठाकुर साहब कौन है? रोमियो अमर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो इस गांव के सरपंच है, ठाकुर रणवीर सिंह। तुम दोनों यहाँ नए आए हो, इसीलिए जांच पड़ताल के लिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। हम भी जब पहली बार यहाँ आए थे तो हमें भी ऐसे ही बुलाया गया था। अच्छा। अमर और ऋतिक हामी में अपना सिर लाते हैं। उसके बाद वे चारों मोहन के साथ हवेली की ओर जाने लग जाते हैं। हवेली में पहुंचकर
मोहन उन दोनों को हॉल में ले जाता है जहां ठाकुर साहब उनका इंतजार कर रहे थे। मोहन के आते ही ठाकुर साहब बोलता है, कौन है? मोहन आते ही ठाकुर साहब से कहता है, यही है वो दोनों जो कल रात यहाँ आए थे। मोहन की बात सुन ठाकुर साहब ऋतिक और अमर की ओर चील सी पैनी निगाहों से घूरने लगता है। उनका बस चलता तो वे नजरों से ही उन दोनों का सर धड़ से अलग कर देते। करण आगे आता है और हाथ जोड़ते हुए ठाकुर साहब से कहता है, प्रणाम ठाकुर साहब। ठाकुर साहब गहरी आवाज में कहते हैं, उसके बाद वे ऋतिक और अमर की ओर देखते हुए कहते हैं, तो तुम ही हो वो शहरी? जी, मेरा नाम अमर है और मेरे दोस्त का नाम ऋतिक है। हम दोनों कल रात ही यहाँ आए हैं। अमर कहता है, अच्छा, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम दोनों किस काम से यहाँ आए हो? ये ठाकुर कहता है। ठाकुर साहब की बात सुन ऋतिक अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और ठाकुर साहब को देते हुए कहता है, ये हमारा कार्ड है। हमें पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ भेजा गया है। हमें अपनी रिसर्च से पता चला है कि इस गांव के आसपास एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है जिसमें यहाँ के राजा महाराजा रणविजय सिंह का खजाना छिपा हुआ है। उसी मंदिर पर रिसर्च करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अगर हमें वो मंदिर मिल जाता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और आपके गांव का नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। ऋतिक की बात सुन ठाकुर साहब के चेहरे पर एक अभिमानजनक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, जिस महाराजा रणविजय सिंह की तुम बात कर रहे हो, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। हमने दशकों लगा दिए उस खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उस खजाने का पता नहीं लगा पाए। तुम किसी मंदिर की बात कर रहे थे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो वो खजाना किसी मंदिर में छिपा हुआ है? हमने तो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना। ऋतिक जवाब देते हुए कहता है, आपको तो पता ही है पुराने काल में कितने ही युद्ध हुए थे और युद्ध में हार जीत चलती रहती है। हाँ, ठाकुर साहब कहते हैं और ऋतिक अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, युद्ध में हार जाने के बाद एक राजा अपना सारा खजाना और राज्य हार जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ राजाओं ने अपना खजाना ऐसी जगह पर छिपाना शुरू कर दिया जहां दुश्मनों की नज़र उस पर ना पड़ सके, ताकि युद्ध हार जाने के बाद भी वो खजाना दुश्मनों के हाथ ना लगे। ऐसी ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और राजाओं ने अपना खजाना महलों में रखने के बजाय मंदिरों के तहखानों में रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मंदिर ही ऐसी जगह है जहां कोई चाहकर भी छानबीन नहीं कर सकता और ना ही लूटपाट कर सकता है। हमने अमरपुरा के इतिहास के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी इकट्ठी की है और हमें पता चला है कि यहाँ की 7 पहाड़ियों में से ही किसी एक पर वो प्राचीन मंदिर है और हो सकता है वो खजाना भी वहीं पर हो। ऋतिक की बात सुनकर तो ठाकुर साहब के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, तुम काफ़ी समझदार हो। मुझे उम्मीद है कि तुम ये काम कर पाओगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो हम तुम्हें उस खजाने का 5% हिस्सा जरूर देंगे। अमर नाम में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अमर की बात सुनकर तो ठाकुर साहब को लगने लगा था कि आज भी इंसानों में इंसानियत जिंदा है। कुछ तो लोग कुछ भी पाने के लिए किसी को भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, और एक ये हैं जो अपनी मेहनत का फल भी नहीं खाना चाहते। लेकिन ठाकुर साहब को कहाँ पता था कि अमर के साथ भी कुछ सीधा साधा नहीं होता, और अगले ही पर वो उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा? हमें भी कुछ नहीं मिलेगा? महाराजा रणवीर सिंह के वंशज हैं हम, और ये खजाना ही हमारी विरासत है। ठाकुर साहब को गुस्सा होते देख अमर उन्हें समझाते हुए कहता है, देखिए, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। हमें किसी की विरासत से कोई मतलब नहीं। कोई भी इंसान हमसे आकर ये कह दे कि वो महाराजा रणविजय सिंह के वंशज हैं, तो क्या
हम सबको खजाना बांटते फिरेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठाकुर साहब को अमर की बात समझ में आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी बात में दम तो है। उम्र भले ही छोटी हो लेकिन मुंह बहुत चलाते हो। ठाकुर साहब ने तो कह दिया, लेकिन उनकी बात सुन अमर तो अपने बाल ही नोचने लगा।